गुजरात के सूरत में 160 किलो गोमांस पकड़ा। हिंदू संगठनों में मामले को लेकर भारी आक्रोश। 2 गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस की मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में निर्माण में सीमेंट की मात्रा लगाई जा रही कम। मोहल्ले वासियों ने दी सूचना। निर्माण कार्यों में देखने को मिल रही लापरवाही। प्रशासन मामले में कब लेगा संज्ञान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर का अन्नपूर्णा रसोई में निरीक्षण। बड़ी सादड़ी चिकित्सालय परिसर में अन्नपूर्णा रसोई निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता को लेकर की जा रही जांच। मिर्जापुर में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया शिलान्यास। विंध्यवासिनी मंदिर में किए दर्शन। जनसभा को भी किया संबोधित। कानपुर में फर्जी विवाह अनुदान गिरोह सक्रिय। सामूहिक विवाह में जोड़ों को शिकार बनाने का प्रयास। एडिशनल सीपी ने दिए जांच के आदेश। जांच के अनुसार की जाएगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर बुलेटिन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। यूपी के मेरठ में रसूखदारों द्वारा सरकारी सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध बिल्डिंग में मार्केट, स्कूल व चैरिटेबल क्लिनिक संचालित किया जा रहा है और तमाम शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई करने की जगह अधिकारी मौन बैठे दिखाई दे रहे हैं। जहां कार्रवाई करने की जगह अधिकारी मौन बैठे दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कमिश्नर के आदेश को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने जांच अपर आयुक्त शमशाद हुसैन को दी है, लेकिन पिछले 1 महीने से शिकायतों का निस्तारण न करते हुए गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अपर आयुक्त द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से बार बार जवाब मांगने पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। मामला मेरठ के रेलवे रोड स्थित जैन बोर्डिंग हाउस सोसाइटी का है, जहां 12 मीटर सड़क को अपने परिसर में मिलाकर पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया, जबकि गहा योजना 2001 व महायोजना 2021 दोनों में सड़क 36 मीटर की है और वर्तमान में सड़क 24 मीटर रह गई है, जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी से मान्यता देने की जानकारी मांगी गई, जिसमें कि जैन बोर्डिंग हाउस द्वारा 100 बच्चों को निःशुल्क पढ़ने जाने की बात कही गई। वहीं पूछे जाने पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जैन बोर्डिंग हाउस में वर्तमान निःशुल्क चैरिटेबल में दंत रजिस्ट्रेशन के विषय में जानकारी मांगी गई, तो वहीं उन्होंने जवाब नहीं दिया। दंत क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद आंखों का इलाज होता पाया गया। जब मेरठ मंडल आयुक्त से इस संबंध में 19 जनवरी 2024 में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगने पर उन्होंने अपर आयुक्त को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसके बाद अपर आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा, तो किसी भी विभाग से कोई जवाब नहीं आया। जब 28 फरवरी 2024 को अपर आयुक्त से कार्रवाई की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने सभी विभागों को रिमांड देने की बात कही। तो वहीं अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि 17 अक्टूबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2024 हो गई है और कार्रवाई शून्य है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण किया जाए। उसके बावजूद भी अधिकारी अपनी मनमानी करते यहां नजर आ रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त महोदय से मुझे जांच मिली है और मैंने संबंधित विभाग बीएसए, सीएमओ, नगर निगम और एमडीओ को पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बावजूद भी अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि 1 महीना के आसपास हो गया है। हम दोबारा रिमाइंडर लिख रहे हैं और जैसी जांच प्राप्त होती है तो कार्रवाई के लिए आयुक्त महोदय को। सर, योगी सरकार जो है लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश देती है कि अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसका तुरंत जो है जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन अब आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लगातार 1 महीने से रिमाइंडर दिया जा चुका है कई बार, उसके बावजूद अधिकारी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? हाँ, इसमें हम भी इनका स्पष्टीकरण ले रहे हैं कि समय से क्यों नहीं जांच रिपोर्ट भेजी है। मेरठ में वर्धमान एकेडमी को लेकर तमाम शिकायतें कमिश्नर सेल्वा कुमारी जैसे की गई थी, जिसकी जांच जो है अपर आयुक्त को दी गई थी, लेकिन अपर आयुक्त ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो 1 महीने से लगातार रिमाइंडर के नाम पर
पत्रकारों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि आने वाली शिकायतों का निस्तारण बिल्कुल तुरंत किया जाना चाहिए। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि अपर आयुक्त पिछले 1 महीने से खुद हम पत्रकारों को किस तरीके से यहां पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका स्पष्टीकरण आज खुद अपर आयुक्त ने ऑन कैमरा स्वीकार कर लिया है कि पिछले 1 महीने से लगातार कमिश्नर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। कैमरा पर्सन विजय के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। और चलिए आगे आपको और भी खबरें बता रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में ब्लड बैंक किसी भी मेडिकल संस्थान की एक आत्मा कही जा सकती है और आज के संदर्भ में इसके बगैर वहां की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एम्स गोरखपुर में यह सुविधा अब प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि एक एक करके उन सभी सुविधाओं में यहां वृद्धि हो रही है जो वर्षों से लोगों की एक भावनाएं थी। मुझे बताया गया कि एफएसएस की सुविधा से युक्त यहां पे ब्लड बैंक पहले चरण में ही प्रारंभ हो रहा है। कितना कठिन था। मुझे याद है आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले गोरखपुर में 2-3 ब्लड बैंक थे और उस समय भी केवल होल ब्लड ही निकलता था। मेडिकल के क्षेत्र में मुझे एक लंबे समय तक नजदीक से कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, खासतौर पर जब इंसेफेलाइटिस से जुड़े हुए मरीजों के उपचार और उस व्यवस्था को नजदीक से देखने का मुझे एक अलग अनुभव वहां देखने को मिला था। बाद में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक छोटे से हॉस्पिटल का संचालन प्रारंभ हुआ, एक चैरिटी हॉस्पिटल। वहां की कार्य पद्धति को भी बहुत नजदीक से देखता था और मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय गोरखपुर में आईसीयू नहीं थे, ब्लड बैंक थे, लेकिन ब्लड बैंक में उस क्वालिटी नहीं दे पाते थे। 2007 में पहला ब्लड सेपरेटर यूनिट मैंने ट्रस्ट की तरफ से, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की गोरखनाथ चिकित्सालय में स्थापित करवाया। उस समय जब हम लोग भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर से इसके बारे में बात करते थे तो चौंकते थे कि क्या अच्छा ये सुविधा वहां पे दे रहे हैं। और 2014 में एफएसएस की पहली यूनिट हम लोगों ने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में लगाई। आप देखें हम तकनीकी दृष्टि से कितने हम लोग पीछे हैं। 10 वर्ष पहले जो सुविधा हम लोग पहले दे चुके हैं, आज हम लोग उसको आज स्थापित कर रहे हैं। एक व्यक्ति की एक यूनिट ब्लड में 4 लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और अब तो अगर किसी को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो बाकी होल ब्लड की आवश्यकता ही नहीं।
अगर हमने तकनीक का उपयोग बेहतर किया है और आज के अनुरूप हम कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान को हम बचा सकते हैं और तब किसी रविकिशन के साथ जबरन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, लोगों को वॉलंटरी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए भी हमें तैयार करना होगा। और दूसरा, डायलिसिस की सुविधा। गोरखपुर में डायलिसिस नहीं होती थी, डेंगू बहुत था, यानी इंसेफ्लाइटिस के बाद, इंसेफ्लाइटिस यहां पे 77-78 में पहली बार देखने को मिला था और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हमारे चिकित्सकों ने बहुत मेहनत भी की। अकेला संस्थान था, संसाधनों के अभाव में भी उन लोगों ने मेहनत करके अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन इसका एक दुखद पहलू भी है। और चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की बात लौट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में केंद्रीय सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ मिर्जापुर जनपद के विधायक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कुल 1750 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गंगा नदी में 6 लेन पुल के साथ 15 किलोमीटर बाईपास 4 लेन मार्ग का शिलान्यास किया है। आज मेरे जिले के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज मैं अपने पहले सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके अथक प्रयास से जो है आज सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ और करीब 1709 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से 6 लेन पुल चिल पर जो है शिलान्यास किया गया। यूपी के कानपुर में फर्जी विवाह अनुदान गिरोह सक्रिय होता नजर आया है। आपको बता दें, गिरोह ने एक सामूहिक विवाह में जोड़ों को शिकार बनाने का प्रयास किया। सामूहिक विवाह कराने वाली समिति ने गुरुवार को एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था से शिकायत की है। इस पूरे मामले में एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और एसीपी कलेक्टर को जांच सौंपी गई है। जो भी तथ्य जांच में निकल कर आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को गंभीर बीमारी होने के बावजूद पेरोल तक नहीं मिल पाना कई बड़े सवाल निशान खड़े करती है। जहां दुर्दांत अपराधियों को बेल तक मिल जाती है, लेकिन पूज्य बापूजी को पेरोल तक नहीं देना बड़ा अन्याय है। दोष हिंदू संत श्री आसाराम जी बापू जी के साथ पिछले 13 वर्षों से जोधपुर जेल में गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद एक साजिश के तहत सजा काट रहे हैं। उनके खिलाफ अन्याय के विरोध में देश भर में विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की धार में समिति, युवा सेवा संघ व महिला उत्थान मंडलों द्वारा धार, कपस्थल, दसई सहित राजपुरा व अन्य समिति द्वारा जिलाधिकारी और धार विधायक को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पूज्य बापूजी की शीघ्र रिहाई के साथ पेरोल व सही उपचार की मांग की गई। बताते चले कि पिछले 50 वर्षों से हिंदुत्व, गौ संतों व भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा करने के साथ ही धर्मांतरण रोकने वाले पूज्य बापूजी को 13 वर्षों से आज तक एक दिन की भी जमानत या पेरोल नहीं दी गई। और साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक का अधिकार है कि उन्हें गंभीर बीमारी होने पर पेरोल मिल सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।